नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न इंडिया ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत के प्रमुख वंश। इस लेक्चर में हम संगम एज से लेकर के विजयनगर एम्पायर तक कवर करेंगे। यह टॉपिक यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस केवल डायनेस्टी बेस्ड नहीं बल्कि आर्ट एंड कल्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, मैरिटाइम, ट्रेड, इन सभी से आते हैं। आज हम पढ़ेंगे चेर, चोल, पांड्य, सातवाहन, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट एंड विजयनगर साम्राज्य को पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत क्यों पढ़ना जरूरी है, देखते हैं। दोस्तों, दक्षिण भारत को केवल रीजनल जो हिस्ट्री है समझना सबसे बड़ी गलती है। दक्षिण भारत भारतीय सभ्यता की मुख्य धारा है। यहीं से समुद्री व्यापार बहुत विस्तार हुआ था। यहीं मंदिर, अर्थव्यवस्था और द्रविड़ स्थापत्य का उत्कर्ष हुआ। भक्ति आंदोलन की शुरुआत केंद्र भी तमिल क्षेत्र ही रहा है। चोल नौसेना ने भारत को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ा और विजयनगर साम्राज्य ने मध्यकाल में दक्षिण भारतीय संस्कृति को संरक्षण दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मेंटल मैप को समझते हैं। दक्कन क्षेत्र में हमें सातवाहन, चालुक्य और राष्ट्रकूट मिलते हैं। तमिलकम में चेर, चोल और पांड्य व पल्लव वंश को हम लोग पढ़ते हैं। कर्नाटक में गंग, होयसल और विजयनगर साम्राज्य आते हैं। आंध्र और तेलंगाना क्षेत्र में इक्ष्वाकु और काकतीय वंश काफी महत्वपूर्ण है। केरल के पश्चिमी तट चेर एवं रोमन व्यापार काफी महत्वपूर्ण है। अब क्रोनोलॉजी को देखिए। सबसे पहले संगम काल में चेर, चोल व पांड्य आते हैं। इसके बाद प्राचीन दक्कन में सातवाहन और इक्ष्वाकु आते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में पल्लव, चालुक्य व राष्ट्रकूट आते हैं एवं चोल उत्कर्ष में राजेंद्र प्रथम एवं राजराज प्रथम आते हैं। मध्यकालीन दक्षिण में होयसल, काकतीय, यादव और विजय साम्राज्य आते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग क्रोनोलॉजी देखे हैं, यह क्रोनोलॉजी अगर क्लियर हो गई तो साउथ इंडिया का पूरा हिस्ट्री आपके दिमाग में मैप की तरह क्या हो जाएगा, छप जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संगम काल में 3 प्रमुख राजवंश थे। कौन कौन? तो चेर, चोल और पांड्य। इन्हें कलेक्टिवली क्या कहते हैं? मूवेंदर। इन्हें कलेक्टिवली मूवेंदर कहा गया। इनका अर्थ होता है 3 क्राउन्ड किंग, 3 मुकुट राजा, जिन्हें इनका अर्थ होता है मूवेंदर का अर्थ होता है 3 मुकुट राजा। चेर केरल और पश्चिमी तमिलनाडु क्षेत्र में थे। इनकी राजधानी कहाँ थी? वंजी। मुजरिस बंदरगाह और काली मिर्च ट्रेड इनके लिए फेमस था। चोल चोल कावेरी डेल्टा में थे। इनकी राजधानी उड़ेऊर थी। पुहार बंदरगाह और करिकाल काफी इम्पोर्टेंट है एवं कलनई बांध का भी संबंध चोल वंश से है। पांड्य दक्षिण तमिलनाडु में थे। इनकी राजधानी कहाँ थी? मदुरै। कोरकई बंदरगाह एवं मोती व्यापार के लिए ये फेमस था। अब आगे बढ़ते हैं।
इसे एग्जाम पॉइंट व्यू से याद करते हैं। केरल सॉरी चेर का जो क्षेत्र था केरल, राजधानी वंजी और बंदरगाह मुजिरिस, राजा सेनगुटवन, और व्यापार क्या चेक करते थे तो काली मिर्च का। चोल का जो क्षेत्र था ये कावेरी डेल्टा, इनकी राजधानी उरेउर थी एवं मुख्य बंदरगाह पुहार था। राजा करिकाल हुए एवं निर्माण निर्माण कौन सी बांध करवाए तो कल्लनई बांध का संबंध चोल वंश से था। पांड्य पांडे का जो क्षेत्र था ये था मदुरै, इनकी राजधानी भी मदुरै थी। बंदरगाह इनका कुरकई था और व्यापार मुख्य रूप से मोतियों के ये लोग किया करते थे। और संगम सभाएं पांडे में पांडे के लिए फेमस है। नेक्स्ट संगम साहित्य, जैसे कि एतुत्व के 8 संकलन और पट्टू पट्टू क्या है 10 गीत को पट्टू पट्टू कहा जाता है। तमिल का व्याकरण तोल्कापियम तोल्कापियम ग्रंथ को तमिल का व्याकरण कहा जाता है। पट्टिन पाल्ले ये क्या है पुहार नगर का, इस ग्रंथ में पुहार नगर का वर्णन मिलता है। पुर्नानुरु 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 क्या है तो ये युद्ध एवं राजाओं का वर्णन मिलता है इसमें। शिल्पदिकारम इनका लेखक क्या है एलिंगो एदिगल, ये तमिल का महाकाव्य है। मणिमेखले बौद्ध प्रभाव से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सातवाहन वंश पर। सातवाहन दक्कन की पहली बड़ी शक्ति माने जाते हैं। इनका काल लगभग पहली से तीसरी शताब्दी तक माना जाता है। इनका जो क्षेत्र रहा है महाराष्ट्र, आंध्र और तेलंगाना इनका क्षेत्र रहा है। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। संस्थापक कौन था तो संस्थापक सिमुक थे और ये लोग भाषा का उपयोग प्राकृति को करते थे, जो महावीर स्वामी भी अपने भाषा प्राकृतिक करते थे। सबसे महान शासक कौन थे तो गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे महान शासक था। उसने शक शासक नाहपान को पराजित किया। नासिक अभिलेख उनकी माता गौतमी बलश्री से संबंध रखते हैं। सातवाहन ने कैसे सिक्के चलाए तो उन्होंने शीशे के सिक्के चलवाए थे और मातृनामिक नामों के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। अपने नामों के पहले माता का नाम ये लोग जोड़ते थे, जैसे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी नाम है लेकिन गौतमी पुत्र, तो ये मातृ नाम के लिए काफी फेमस थे। सातवाहन के पतन के बाद आंध्र क्षेत्र में कौन आए तो इक्ष्वाकु वंश का उदय हुआ। इनकी राजधानी कहाँ थी तो इनकी राजधानी विजयपुरी थी। नागा अर्जुनी कोंडा इनसे जुड़ा प्रमुख स्थल। ठीक है, इक्ष्वाकु शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। पल्लव वंश द्रविड़ मंदिर शैली की नींव द्रविड़ मैली, तो नागर, बेसर और द्रविड़, तो साउथ में द्रविड़ चल रहा था। अब पल्लव वंश पर आते हैं। पल्लवों ने द्रविड़ मंदिर शैली की नींव रखी। किस मंदिर शैली की नींव रखी तो द्रविड़ मंदिर शैली की नींव रखी। इनका काल लगभग 4वीं से 9वीं शताब्दी तक माना जाता है। इनकी राजधानी कहाँ थी तो कांचीपुरम। इनका क्षेत्र तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के भाग तक फैला था। इनके प्रमुख प्रतिद्वंदी चालुक्य हुए। महेंद्र वर्मन प्रथम को विचित्र चित्र कहा जाता है। उन्होंने रॉक कट मंदिर परंपरा को बढ़ावा दिया था। नरसिंह वर्मन प्रथम को मम्माल क्या कहा जाता है, मम्माल मतलब कि रेसलर, पहलवान। हाँ, उसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया और वातापी कोंडा की उपाधि धारण की। पल्लव तो पल्लव स्थापत्य में महाबलीपुरम और कांचीपुरम सबसे महत्वपूर्ण सेंटर है। महाबलीपुरम में
रथ मंदिर, जो एकाश्म मंदिर है, मतलब कि मोनोलिथ, एक ही पत्थर के काटकर बनाया गया मंदिर है, एकाश्म मंदिर। शोर टेम्पल, शोर टेम्पल समुद्र तटीय द्रविड़ मंदिर का एक सुंदर उदाहरण है। कांचीपुरम में कैलाश मंदिर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर महत्वपूर्ण है। यहाँ रॉक कट से स्ट्रक्चरल टेम्पल आर्किटेक्चर की ओर ट्रांजिशन दिखाई देता है, मतलब कि पत्थर को काटकर एकाश्म जैसे मोनोलिथ का बनाया जाता था। नेक्स्ट, अब बादामी को चालुक्य, ठीक है, अब बादामी चालुक्य को समझिए। जैसे इनका काल कब से कब था, तो काल 6ठी से 8वीं शताब्दी तक था। इनकी राजधानी वातापी या वारामी था। संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। सबसे महान शासक कौन हुए, पुलकेशिन द्वितीय। इनका प्रतिद्वंदी प्रतिद्वंदी पल्लव थे। इनके स्रोत क्या है, इनका स्रोत है ऐहोल अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को रोक दिया था। इनका लेखक कौन है, ऐहोल अभिलेख के रवि कीर्ति हैं। ऐहोल को मंदिर स्थापत्य की प्रयोगशाला कहा जाता है। पट्टदकल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आइए अब दोनों को तुलना करके समझते हैं। पल्लव स्थापत्य के केंद्र महाबलीपुरम और कांचीपुरम। पल्लवों ने द्रविड़ शैली को विकसित किया। उनके उदाहरण हैं रथ मंदिर और क्या क्या है, रथ मंदिर और शोर टेम्पल। रथ मंदिर और शोर टेम्पल इनके उदाहरण हैं। चालुक्य स्थापत्य कला के केंद्र ऐहोल, बादामी और पट्टदकल था। चालुक्य ने वेसर शैली के प्रारंभिक रूप को विकसित किया था। वेसर शैली में नागर और द्रविड़ का मिश्रण होता है। जैसे कि देख लीजिए, नागर, बेसर और द्रविड़। तो जो बेसर था उसमें नागर प्लस द्रविड़ मिलके बेसर बन जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट दक्कन से अखिल भारतीय राजनीति तक पहुंचने वाली शक्ति थी। इनका काल 8वीं से 10वीं शताब्दी तक रहा। इनकी राजधानी कहाँ थी, तो मान्यखेत। इनके संस्थापक दंती दुर्ग थे। इनके जो प्रतिद्वंदी हुए ये पाल एवं प्रतिहार हुए। जो त्रिपक्षीय संघर्ष में जो रहा भागीदारी, ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट का भागीदारी रहा था। जैसे कि कला के क्षेत्र में देखते हैं तो एलौड़ा कैलाश मंदिर का निर्माणकर्ता कौन हुए, कृष्ण प्रथम। कविराज मार्ग, कविराज मार्ग के रचयिता अमोघ वर्ष। संस्कृत और कन्नड़ का संरक्षण दिया था। और सैन्य शक्ति जो प्रकाष्ठा पर पहुंचा दी राष्ट्रकूट के, ये कौन, गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय ने प्रकाष्ठा पर पहुंचा दिया था। अब आते हैं साउथ इंडिया की मेरीटाइम सुपर पावर, ठीक है। ये कौन है, चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य सबसे जो इसका जो नौसेना था, जिसे हम लोग नेवी कहते हैं, इनका सुपर पावर के रूप में इनको चोल वंश को दिखाता है। चोल दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। इनकी विशेषता थी मजबूत प्रशासन और शक्तिशाली नौसेना एवं समुद्री व्यापार। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने चोल शक्ति को चरम पर, टॉप पर पहुंचा दिया। चोल स्थापत्य द्रविड़ शिखर, ठीक है, द्रविड़ शैली पर था। समझ गए, द्रविड़ साउथ में था। आइए आगे बढ़ते हैं। चोल शासक विज्जाले चोल ने चोल शक्ति का पुनरुत्थान किया और तंजावुर पर अधिकार कर लिया। राजराज प्रथम ने चोल साम्राज्य का विस्तार किया, उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार किया एवं बृहदेश्वर मंदिर को निर्माण करवाया। राजेंद्र प्रथम ने गंगा अभियान और श्री विजय अभियान किया। गंगा अभियान और श्री विजय
अभियान किया। उसने गंगई कोंडचोलपुरम की नई राजधानी बसाया था। राजराज द्वितीय ये ऐरावतेश्वर मंदिर से जुड़े हुए हैं। आइए देखते हैं चोल प्रशासन। ग्राम, जैसे कि उर। उर क्या था? तो एक उर का अर्थ होता था सामान्य गांव की सभाएं को उर कहा जाता था। और सभा या महासभा, स्पेशली ब्राह्मण ग्राम की सभा को सभा या महासभा कहा जाता था। नगरम, नगरम क्या था? व्यापारियों की संस्था। और वरीयम, वरीयम कार्य आधारित एक समितियां थी। उत्तर मेरूर अभिलेख, जो चोल ग्राम प्रशासन का प्रमुख क्या है, एक सोर्सेस है। यह बताता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कितना, ठीक है, कितना सिस्टमेटिक था, कितना ऑर्गेनाइज था। अब चोल कला को देखते हैं। चोल कला द्रविड़ मंदिर शैली का शिखर है। जैसे बृहदीश्वर मंदिर, बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर, जिसको बनाने वाला कौन है? राजराज प्रथम। गंगई कोंडचोलेश्वर, जो राजेंद्र प्रथम की उपाधि थी। ऐरातेश्वर, ऐरातेश्वर का संबंध किनसे है? तो राजराज द्वितीय से संबंध है। चोल कांस, जो नटराज शिव भगवान की जो मूर्ति है, ये ब्रॉन्ज की जो नटराज की प्रतिमा है, ये क्या है? बहुत ज्यादा फेमस है। चोल की नौसेना ने श्रीलंका, मालदीव, श्रीविजय तक अपना प्रभाव स्थापित किया। कावेरी डेल्टा चोल शक्ति का क्या था? आधार था। इनका राज्य क्या था? तो टाइगर। राज्य चिन्ह बाघ था। अब कर्नाटका आर्ट लाइन को समझते हैं। पश्चिम गंगों की राजधानी कहाँ थी? तो तलकांड। कहाँ राजधानी थी? तलकांड। इनका संबंध जैन धर्म से था। श्रवणगेर बेलगोला में गोमतेश्वर, गोमतेश्वर प्रतिमा किसने बनवाई? तो चामुंड राय ने, चामुंड राय ने बनवाई। होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र, जिसे हेलीवुड कहा जाता था। प्रमुख शासक कौन था? तो प्रमुख शासक विष्णुवर्धन हुए। होयसल मंदिर हेलीबेड में कहाँ स्थित है? हेलीबेड में देखे हैं। होयसल मंदिर साबुन पत्थर और सूक्ष्म नक्काशीदार के लिए फेमस है। आइए, यादव वंश में काकतीय वंश, जो तेलंगाना, काकतीय वंश किस क्षेत्र में था? तो काकतीय वंश तेलंगाना क्षेत्र में था। इनकी राजधानी वारंगल थी। रुद्रमा देवी प्रसिद्ध महिला शासक थी। ठीक है, रुद्रमा देवी प्रसिद्ध महिला शासक थी। रामप्पा मंदिर, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अंतिम जो प्रमुख शासक था काकतीय वंश का, ये कौन था? प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव अंतिम काकतीय शासक थे, रूलर थे। यादव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। देवगिरी का नाम बाद में क्या हुआ? तो इनका बाद नाम हो गया दौलताबाद। प्रमुख शासक भिल्लम पंचम। प्रमुख शासक कौन हुए? भिल्लम पंचम और सिंघन थे। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी अभियान किया। कौन अभियान किया? देवगिरी अभियान किया था। अब आते हैं विजयनगर साम्राज्य पर, जिसे साउथ इंडियन सिविलाइजेशन का पुनरुत्थान कहा जाता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में इनकी स्थापना की। इनके गुरु के नाम क्या है? इनके गुरु के नाम है विद्यारण्य। राजधानी विजयनगर या हम्पी। 4 वंश हुए। कौन? तो संगम, सुलुभ, तुलुभ और अरिवेदु। इनका महान शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय। इनका जो बुक है, इनकी रचना है अमुक्तमाल्यादा। अमुक्तमाल्यादा। और कृष्णदेव राय का संबंध किससे है? तो तुलु वंश से संबंध कृष्णदेव राय से है। उनके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ,
यह विजयनगर के लिए कैसा था? बिल्कुल एकदम चौक पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था, बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था। आइए विजयनगर की पहचान को देखते हैं। विजयनगर टेम्पल सिटी और मिलिट्री स्टेट के रूप में जाना जाता है। हम्पी यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नायक व्यवस्था इनके सैन्य और प्रशासन ढांचे से जुड़ी हुई है। रायचूर दोआब कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच की राजनीतिक क्षेत्र रहा है। विदेशी यात्री में कौन कौन आए विजयनगर? तो निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पेज और नूनीज। ये इसको एकदम याद रखिए, कौन कौन आया। निकोलो कांटी, अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पेज और नूनीज आए थे। व्यापार में घोड़े, मसाले और वस्त्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब मंदिर स्थापत्य को समझिए। तो द्रविड़ शैली में गोपुरम, विमान, मंडप, प्राकार और जलकुंड मिलते हैं। ये सब द्रविड़ शैली में संबंध रखते हैं। उदाहरण के लिए कौन कौन है? तो बृहदेश्वर, मीनाक्षी मंदिर एवं सोर मंदिर, जिसे सोर टेम्पल कहा जाता है। वेसर शैली, वेसर शैली में नागर एवं द्रविड़ का संयोग रहता है। इनका उदाहरण है पट्टदकल, एहोल और होयसर मंदिर। इसको याद रखिए कि एहोल और होयसर मंदिर किस शैली में है? तो बेसर शैली में। चोल ने द्रविड़ शैली को एकदम टॉप लेवल पर पहुंचा दिया। इनका जो उदाहरण है ये बृहदेश्वर एवं नटराज, जो कांस्य की प्रतिमा थी नटराज की। आइए दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक केंद्र, ठीक है, ये दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा भक्ति आंदोलन फैले थे। भक्ति का कोर एरिया था ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण। इसमें जाति भेद का विरोध मिलता है। स्थानीय भाषा का प्रयोग और मंदिर तीर्थों का संबंध दिखाई देता है। अलवार वैष्णव, अलवार कैसे थे? ये वैष्णव संत थे। और नयनार, नयनार शैव संत थे। इनकी प्रमुख जो भाषा थी ये तमिल। और प्रारंभिक केंद्र दक्षिण भारत रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। समुद्री व्यापार। दक्षिण भारत का भारत का कैसा था? ग्लोबल लिंक था। रोमन साम्राज्य, अरब देश, दक्षिणी पूर्वी एशिया, श्रीलंका और चीन से व्यापार होता था। मुजरिस रोमन ट्रेड से जुड़ा हुआ था। पुहाड़ चोल बंदरगाह था और करकई पांडे मोती व्यापार से संबंध रखते थे। नेक्स्ट, चीर की राजधानी वंजी और मुजरिस काली मिर्च से संबंध थे। चोल का तंजावुर, चोल की राजधानी कहाँ है? तंजावुर। नौसेना और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। पांडे वंश की राजधानी मदुरै थी। ये मोती व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान। ये दक्कन शक्ति महाराष्ट्र वगैरह में काफी ज्यादा फैले थे। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। महाबलीपुरम जो मंदिर है। चालुक्य की राजधानी वातापी थी। ये एहोल जो पट्टदकल, इनका एक पहचान है। राष्ट्रकूट के मान्यखेत, इनके काल का सबसे फेमस जो टेम्पल हुए ये कैलाश टेम्पल हुए। विजयनगर, ये हम्पी, विजयनगर की कैपिटल कहाँ पे? हम्पी। इनके काल में कृष्णदेव राय काफी ज्यादा फेमस थे। इनके बुक अमुक्त माल्यादा, इनको याद रखिए। मूवेंदर, जिन्हें 3 मुकुटधारी राजा कहा जाता है, ये कौन है? चेल, चोर और पांडे। चेर का जो बंदरगाह था ये मुजरिस था और चोल बंदरगाह पुहार और पांडे बंदरगाह कोरकई। तुल्कापियम, तमिल व्याकरण को तुल्कापियम कहते हैं। सातवाहन का संस्थापक सिमुक और गौतमीपुत्र सातकर्णी नाहपान को हरा दिया था। पल्लव राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम और नरसिंह वर्मन प्रथम वातापी कोंडा।
थैंक यू। लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि साउथ इंडिया का जो वंश था ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू।